एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं सिलेबस की इसकी, कि हमें इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले हम चैप्टर फर्स्ट पर बात करते हैं। किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन में चैप्टर फर्स्ट पर बात करते हैं, क्योंकि आज हम चैप्टर फर्स्ट में ही आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हैं। क्या लगेगा? कुछ इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको इसमें कुछ लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए सिविल वाले जो है ना वो सब का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ये कॉमन सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे सीएस सेकंड सभी ब्रांच वाले लगभग पढ़ते हैं, उसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन भी सभी ब्रांच वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉमन है सभी के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं है। और ये पूरा का पूरा थ्योरी ही सब्जेक्ट है, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं आप लोग को। ठीक है, तो इसमें जरा ये देख लेते हैं कि इसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बेसिक ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑफ एनर्जी। कुछ अगर याद हो आपको तो थर्ड सेमेस्टर में मैं एनर्जी के बारे में आपको बताया भी था, थोड़ा बहुत बताया था। जब आपको मैं पढ़ा रहा था वो प्रेशर वाला कुछ पढ़ा रहा था, तो उसमें एनर्जी के बारे में बताया भी था थोड़ा बहुत। ठीक है, कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में बताया था आप लोग को। ठीक है, और आप लोग फिजिक्स वगैरह में वैसे भी आप लोग पढ़ते आए होंगे कि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे। तो यहां पर बेसिक ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का हम लोग डिफिनीशन वगैरह देख लेंगे, एनर्जी होती क्या है। और मेन जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी है ये एनर्जी हम एनर्जी को कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग दिया है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी दिया है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी दिया है, नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दिया है। ठीक है, तो आज इन्हीं सब टॉपिकों पर अलग अलग चर्चा करेंगे कि प्राइमरी एनर्जी किसको कहते हैं, कि कॉमर्शियल किसको कहते हैं, कि रिन्यूएबल किसको कहते हैं। इसी के बारे में यहां पर कुछ समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। उसके बाद यहां पर है कि टोटल सोलर ये कैपेसिटी फैक्टर है फॉर सोलर या विंड पावर जनरेटर। तो यहां पर कैपेसिटी फैक्टर के भी बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर आखिर होता क्या है। तो इतने टॉपिक यानी आज 1.1 वाला टॉपिक हम क्लियर करेंगे। देन जब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, वो भी कल, वो तो आपकी ग्लोबल फ्यूल रिजर्व और फिर ये एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया स्टेट, इस पर फिर बात करेंगे। तो इस तरह से डेली आपकी आधे ही घंटे की क्लास आया करेंगी, लेकिन आया करेंगे। क्लियर? इस तरह से तो हफ्ते में 3 या 4 दिन इसकी क्लास आपको मिल जाएगी जरूर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात। अब देखिए और भी ऐसे चैप्टर हैं, ज्यादा लंबे चैप्टर नहीं है, आगे इलेक्ट्रिकल के और भी चैप्टर हैं, तो उस सब हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे भी। और इसका मोस्ट भी दे देंगे बाद में फिर, और इसका टेस्ट भी बीच बीच में लेते रहेंगे। जैसा कि एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट हाईवे का और इरिगेशन का संडे को होने वाला ही है, तो उसी तरह से इसका भी टेस्ट, जैसे 1-2 चैप्टर खत्म होगा टेस्ट इसका भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा, बहुत इजी है, कोई ऐसा भी नहीं है बहुत टिपिकल है पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी पहले ही टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, पहले ही टॉपिक पर इस पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक, चलिए तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए इसमें। तो इसमें जो है पहला जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है, बेसिक ऑफ, यहां पर जो है बेसिक ऑफ जो है एनर्जी, यहां पर हमारा पहला चैप्टर है और इसी के बारे में हम लोग यहां पर अब समझेंगे। चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये क्लास अभी मैं यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, तो वहां पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपका फीडबैक अच्छा रहेगा सीएस और इसमें, तो मैं लगातार और मेहनत इस पर करके और आपको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से। ठीक है, तो अगर फीडबैक आप लोग का थोड़ा अच्छा रहेगा तो चलो ठीक है भाई, लड़कों को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। बहुत ये नहीं है कि हाई फाई एकदम डकाते हुए उड़ाते हुए लेके भाग जाएं, ऐसा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए एनर्जी, ऊर्जा। तो पहला डेफिनेशन यही है यहां पर, एनर्जी आखिर ऊर्जा क्या होती है। सभी लोग जानते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये सिंपल एकदम डेफिनेशन है, इसमें कोई सोचने और समझने की विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
सभी जानते हैं, हमको भी अगर कोई कार्य करना होगा तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम एनर्जी ही तो क्या है हमारी जा रही है ना, बोल रहे हैं आप, आवाज सुन रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं आपको, तो कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मशीन, अब कोई मशीन या है, मशीन को अगर कार्य करना है तो उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है, आप चाहे जल के द्वारा एनर्जी दीजिए उसको, चाहे आप उसको जो है किसी मटेरियल के थ्रू एनर्जी दीजिए, एनर्जी आपको वहां देना है तो किसी भी, तो जैसे अब क्या है, हम खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, यानी हम फूड के थ्रू एनर्जी हमें मिल रही है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो यही क्या है, हमारी कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य करना या होना संभव नहीं है, ये तो समझ में ही आता है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऊर्जा है तभी कोई कार्य पॉसिबल है होना, और बिना ऊर्जा के कोई कार्य होना संभव नहीं है, होगा ही नहीं, बिना एनर्जी के कोई कार्य नहीं होगा। चाहे हम हमारे अंदर कोई एनर्जी की बात हो, चाहे कोई यंत्र हो, कोई मशीन हो, उसमें भी अगर एनर्जी जाएगी तभी वो कार्य करेगा, अदरवाइज वो कार्य नहीं करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करें तो क्या कोई मशीन वर्क करेगा? अगर आप उसमें फ्यूल ना डालें तो क्या कोई मशीन कार्य करेगा? करेगा ही नहीं, वो मशीन आपका वैसे का वैसा खड़ा रहेगा। आपकी बाइक है और 4 व्हीलर है, वो भी क्या एक तरह की मशीन ही है, उसमें आप फ्यूल डालते तभी तो चलता है, वो तभी तो कार्य करता है। तो यानी कि आप एनर्जी उसको देते हो, उसके बाद ही वो क्या करता है, एनर्जी का उपयोग करके कार्य करता है। तो यही कहा गया कि ऊर्जा के बिना कोई कार्य करना, होना या संभव नहीं है, ठीक है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी मशीन है या यंत्र है, उसको चलाने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, बिना ऊर्जा का चलेगा नहीं। अब तो ऊर्जा के रूप में बहुत सारी जो है सोर्स हैं, बहुत सारे सोर्स हैं जहां से ऊर्जाएं मिलती हैं। अब तो जैसे पहले व्हीकल चलता था तो तेल यानी ईंधन से चलता था, ईंधन डलता था। अब बैटरी चलने लगा है तो बैटरी में एनर्जी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनर्जी की जरूरत वहां पर पड़ती है, तभी हमारी जो है कोई भी मशीन वर्क करती है। ऊर्जा को हम निम्न यहां पर 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर एनर्जी की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ, यदि एनर्जी की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी की जो अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में, तो 3 प्रकार से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। 3 प्रकार से का मतलब यहां पर क्या है, जरा देखिए। जैसे एनर्जी में अगर हमारे यहां पर बात करें तो पहला क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, अभी इसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी है या फिर सेकेंडरी एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी है। और कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कि वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक यहां पर एनर्जी यानी ऊर्जा होगी। अब ये कैसी ऊर्जा है, वाणिज्यिक क्यों कह रहे हैं ऊर्जा को, ऐसी ऊर्जा को, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर देखेंगे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में। तीसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ये कोई एक नई एनर्जी है जो कि ये अभी आप लोग खूब इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम तीनों पर बात करते हैं। ये 3 नहीं होके बल्कि 6 हैं, 3 ना होके बल्कि क्या है, 6 हैं। देखिए सब में 2-2 है ना, ठीक है। तो 3 ना होके 6 हो गए, लेकिन मेन कितने हैं आपके, 3 ही हैं। तो एनर्जी को क्लासिफाई जब भी आप करते हैं तो 3 प्रकार की यहां पर एनर्जी आपको देखने को मिलती है। पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ये रट डाली एकदम, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ज्यादातर क्वेश्चन मैं देखा हूं, जबकि एक बार एनालिसिस अभी मैं जैसे चैप्टर फर्स्ट का कर रहा था तो मैंने ये देखा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो है डिफरेंस बार बार आपसे पूछा है, एक बार नहीं, पेपर में हर 2-3 साल पे आपको इन दोनों का डिफरेंस जरूर पूछ लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी की। प्राइमरी अगर सेकेंडरी एनर्जी की यहां पर बात करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा में, प्राथमिक और द्वितीयक, अच्छा प्राथमिक क्यों कह रहे हैं, प्राथमिक क्यों कह रहे हैं, इस पर अगर देखें प्राथमिक एनर्जी में
एक्चुअली क्या है ना, ये नेचुरल सोर्सों से ये मिलता है हमें, इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक कह रहे हैं। नेचुरल सोर्सेस मतलब प्राकृतिक द्वारा क्या होता है, हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। कैसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करेंगे आप देखिए, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति मतलब नेचुरल, क्या है ये, नेचुरल सोर्स है, मैनमेड नहीं है, हम बना नहीं रहे हैं, नेचुरल तरीके से क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग उत्पत्ति करके और उसको फिर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा गया, यानी कि प्राइमरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारी एनर्जी क्या होती है, यहां से हमें मिलती है। ये क्या है, मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत में अगर देखें जैसे कोयला। अब कोयला जो होता है, हम लोग क्या कोयला बनाते हैं, नहीं बनाते। कोयला हमें क्या होता है, नेचुरल तरीके से मिलता है। कैसे नेचुरल तरीके से मिलेगा, बस हम लोग खदानों से क्या करते हैं, खोद कर निकालते हैं। माइन, जहां पर माइंस है, खदान है, जहां पर बहुत हिली एरिया है, वहां पर चट्टानों को खोदा जाता है, तो चट्टानों के नीचे ये दबा हुआ आपको मिलता है, यानी ये नेचुरल तरीके से आपको वहां पर मिल जाता है। ठीक है, आप उसको फिर अपने एक तरीके से काट पीट कर फिर लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो उसमें से हमारी एनर्जी हमको मिलती है, और फिर उसका हम पूरा का पूरा उपयोग करते हैं। अब पूरा का पूरा उपयोग करने में क्या कहां कहां पर करेंगे, यानी इससे हम लोग बिजली उत्पादन भी कर लेते हैं, देखते होंगे बिजली उत्पादन होता है कि नहीं होता भाई। आप इसको लाकर इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, तो पानी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, पानी भाप बनाएगा, और भाप क्या होगा, एक प्रकार की वो एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, और फिर भाप से क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो उधर बिजली उत्पादित होने लगेगी। तो यहां पर कोयला का क्या हो रहा है, अच्छा खासा उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी हो गई, प्राइमरी एनर्जी कहलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये प्रकृति में जो पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज हमें कहां से मिलती है, प्रकृति से ही मिलती है। ठीक है, प्राकृतिक गैसें, नेचुरल गैसेस भी होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल गैसेस सीएनजी वगैरह, ये सब क्या है, ये सब भी हमारे नेचुरल तरीकों से ही हमें क्या होता है, मिलता है। बायोमास, बायोमास यहां पर भी हमें क्या है, नेचुरल तरीके से ही मिल रहा है। पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर भी क्या है, बहुत सारी गर्मी है, वो भी क्या है आपका नेचुरल तरीके से ही है। कभी जो है क्या हुआ होगा, जो है जब पृथ्वी का जो है उथल पुथल हुआ होगा, तो बहुत सारे मलबे अंदर दबे होंगे, और इसी प्रकार से वहां पर गर्मी तमाम तरह की पैदा हुई, सड़न गलन हुआ, तो वो सारी क्या है, वो सब ऊर्जाएं वहां पर हमारे पृथ्वी के अंदर दबी हुई हैं। पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से परमाणु ऊर्जा, ठीक है, तो ये भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे यहाँ पर एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, देखिए विखंडन करवाते हैं, वहां से एनर्जी मिलती है, काफी ज्यादा हमें उष्मा वहां से मिलती है, और उसका फिर उपयोग करके बिजली उत्पादन वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस में यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसमें हमारा जो पेट्रोलियम वगैरह है वो भी सब इसी से आता है, इसमें नहीं इंक्लूड है, पेट्रोलियम वगैरह भी सब कुछ इसी से आएगा, यानी कि प्राथमिक में ही आपका रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी एनर्जी है आपका। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है, देखिए अब ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक नाम क्यों दे दिया गया, द्वितीयक नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारी प्राथमिक एनर्जी ऊर्जा था, यानी जो हमारी प्राइमरी एनर्जी थी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में उपयोग कर लेते हैं। कैसे उपयोग करेंगे जरा देखिए, प्राथमिक ऊर्जा यानी प्राइमरी जो एनर्जी स्रोत ज्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में जो है द्वितीयक एनर्जी में परिवर्तित होते हैं, यानी कि इनको हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित करके उपयोग कर लेते हैं। कैसे परिवर्तित करके उपयोग करेंगे, देखिए जैसे हम लोग कोयला और तेल और गैस, जो नेचुरल गैस है, जो पेट्रोलियम है यानी डीजल पेट्रोल, या फिर जो हमारा कोयला है, इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, इनको हम लोग दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे जरा सोचिए, कोयला को हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि कोयला को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे। किस उद्देश्य से जलाएंगे, पानी को बॉयल करने के लिए। पानी को क्यों बॉयल करेंगे, क्योंकि उसमें क्या निकलेगी, भाप निकलेगा, और वाष्प जो निकलता है उससे क्या करते हैं हम लोग, उससे टरबाइन की जो ब्लेडे हैं उस पर अप्लाई करके और उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से निकलती है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर यही चीज बताया जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा यानी प्राइमरी एनर्जी स्रोत ज्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में
सेकेंडरी एनर्जी में परिवर्तित होते हैं। यानी इंडस्ट्रियल की अगर दृष्टि में क्या करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग कोयले का ही उपयोग कर रहे हैं, बट वहां पर कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिकल से क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल यूज कर ले रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यानी कि हम औद्योगिक क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी है वो क्या है, द्वितीयक एनर्जी कही जाएगी। ठीक है, क्या कही जाएगी, द्वितीयक एनर्जी। भाप भी जो परिवर्तित हो रहा है वो भी क्या है, द्वितीयक एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी एनर्जी है। तो जो भाप बन रहा है वो भी द्वितीयक स्रोत है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए रिजल्ट लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा, अब वो तो अलग मैटर है, आए क्या है क्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी या सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्रोत पहला वाला स्रोत क्या था, नेचुरल, डायरेक्टली नेचुरल। हम लोग जो हमें क्या मिल रहा था, यहां पर नेचुरल तरीके से अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो क्या हो गई हमारी प्राथमिक। और सेकेंडरी में यानी कि उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं दूसरे रूप में परिवर्तित करके। ठीक, आगे हम बात करते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक क्यों कर रहे हैं, देखिए कॉमर्शियल नाम का मतलब यहां पर यही है, यानी कि हम बाजार में क्या कर रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं। जब भी हम कोई एनर्जी बाजार में मार्केट में पैसे देकर किसी निश्चित कीमत पर अगर हम लोग उसको खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमर्शियल एनर्जी कहेंगे। या मार्केट में बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध है तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉमर्शियल। खरीदना उपलब्ध होना वही बात है, उपलब्ध है तभी तो आप खरीद रहे हो, नहीं उपलब्ध होता तो क्या खरीदते, नहीं खरीदते। तो वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। अब कहेंगे सर ऐसा क्या, कौन सी एनर्जी है, जैसे विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा क्या है, मिलता है, आप पैसे पेमेंट करते हो ना, जितना बिजली उपयोग करते हो उसका पेमेंट करते हो, इसका मतलब उसका क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या हो, कैसी एनर्जी हो गई, बिजली वाली। ये क्या है, कॉमर्शियल में आ जाएगा। कोयला, कोयला आप खरीदते हो, फ्री में तो मिल नहीं जाता आपको, पैसे देते हो कोयले का, तो वो भी क्या है, वाणिज्यिक में आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध पेट्रोलियम, शुद्ध पेट्रोलियम क्या है आपका, जैसे एलपीजी है जो घर में खाना बनाते हो, ये भी पेट्रोलियम है शुद्ध, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, पैसे दे के ही तो लेते हो। तो ये भी क्या है आपका, जैसे पेट्रोलियम से बने उत्पाद पेट्रोल एंड डीजल इन सब के रूप में उपलब्ध रहते हैं, तो ये सब क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कॉमर्शियल एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी है, क्या बताएंगे कि वो ऊर्जा स्रोत जो बाजार में हमें निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं तो क्या कहलाते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, कीमत देना होता है, बिना कीमत के हमें वो एनर्जी नहीं मिलती। नॉन कॉमर्शियल की अगर हम लोग यहां पर बात करें, नॉन कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, नॉन कॉमर्शियल में यानी कि गैर वाणिज्यिक है, इसका मतलब इसमें हमें पैसा देना नहीं पड़ता होगा, यानी कि हमें फ्री में मिल जाता होगा। क्या फ्री में मिलता है, कैसी एनर्जी आपको फ्री मिलती है, जरा सोचिए कैसी एनर्जी आपको फ्री मिलती है। जैसे वह ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी उसकी कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती। जैसे आप पेड़ काट लेते हैं और पेड़ को जलाते हैं, तो क्या आप उसको पैसा दे रहे हैं, उसमें नहीं दे रहे हैं। खेत में बहुत सारे पतझड़ हैं, पत्ते हैं, उन सबको उठा लाते हैं, जंगल से लकड़ियां उठा लाते हैं, उनको जलाते हैं, उसमें एनर्जी आपको मिलती है। ठीक, तो वो क्या उसका पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। पशुओं के मल, पशुओं के मल जानते हैं, गांव में क्या बनता है, जो जानवर के जो मल होते हैं, गोबर, जिसको शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है, गोबर कहा जाता है, काऊ डंक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काऊ डंक भी इसको बोला जाता है ना, काऊ डंक। ठीक है, गोबर, तो गोबर से भी हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। सोचिए गोबर को घोलकर, पहले गांव में एक टैंक बनाया जाता था, उसमें घोलकर उससे गैस बना लिया जाता था। गांव में एक टैंक बना होता था, उसमें घोलकर गोबर को डाल देते थे और दूसरी तरफ पाइप लगा रहता था, तो उससे गैस बनता था। सोचिए आप, तो गैस क्या होता था, वो एक तरह से जैसे पेट्रोलियम गैस होता है उस तरह से था, और उसका उपयोग करके लोग खाना वगैरह भी पकाते थे पहले, ऐसा होता था। तो क्या था वो नॉन कॉमर्शियल था, उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता था। ठीक है,
और इससे क्या होता था, गांव में उपले वगैरह भी तो बनते हैं ना, उपले देखे होंगे बहुत सारे गांव में, दीवालों पर भी बना देते हैं, सूखता है फिर उसका जलाकर खाना वगैरह पकाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी हमें बिना पैसे का उपलब्ध हो रहा है। कृषि अपशिष्ट, जैसे बहुत सारे अपशिष्ट खेतों से निकलते हैं, मान ली गन्ना, आप गन्ना की बुआई करते हैं तो गन्ने का जो पत्तियां होता है वो सूख जाता है, तो फिर लाख के बाद में जलाते हैं उसको, आप जलाते हैं नहीं जलाते, तो वो भी क्या है, कृषि अपशिष्ट है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो कि आप उसका कीमत नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ईंधन पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है और खरीदा नहीं जाता, तो ये क्या है, ईंधन है एक तरह से। क्या है ये, लकड़ी ईंधन हो गया। ठीक है, आप पशुओं के जो मल से जो हम लोग उपले वगैरह बनाते हैं ये भी ईंधन ही है। आप जो खेतों से तमाम अपशिष्ट निकलता है वो भी ईंधन ही है। तो ईंधन क्या है, पारंपरिक रूप से इकट्ठा हम लोग उसको करते हैं। पारंपरिक रूप का मतलब यही है कि ये शुरू से ही होता चला आया है, हमारे जो दादा परदादा थे वो शुरू से ऐसे करते आए हैं और वही चीज हम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पारंपरिक तरीके से क्या हो रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है और इसको खरीदा नहीं जाता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। हाँ, विशाल वर्मा बोलिए, विशाल वर्मा बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप चैट कर दीजिए, चैट में हम देख लेंगे। ठीक है, जो डाउट है आप चैट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो ये क्या हो गए, हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की, तीसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इसको नवीनीकरणीय भी बोलते हैं या नवीनीकरणीय भी बोलेंगे या फिर जो है नवीकरणीय भी बोलते हैं, जैसा बोले आप लोग, उसको कोई दिक्कत नहीं है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। और आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, इसीलिए इसका अंतर भी आपसे एग्जाम में पूछता है। ट्रेंड का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, आप भी इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते ही होंगे, जरूर करते होंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय एनर्जी की बात करते हैं। अब ये नवीकरणीय एनर्जी में क्या है, एनर्जी कैसी एनर्जी है, इसके बारे में बात करें। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या है, पहले इसको हमें समझना होगा। देखिए, अक्षय ऊर्जा स्रोत का मतलब यहां पर यह है कि ये ऐसे ऊर्जा होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होते। अगर समाप्त हो भी रहे हैं, यानी कि एकदम खत्म नहीं होते, कम होंगे, लेकिन यह पुनः फिर से बन जाते हैं, पुनः फिर से इनका भरण हो जाता है, ऐसे एनर्जी होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अक्षय ऊर्जा स्रोत, यानी अक्षय ऊर्जा उनको बोलते हैं। तो ये अक्षय ऊर्जा स्रोतों से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये ऐसा स्रोत होता है, यानी ये ऐसा स्रोत होता है कि जैसे कि ये खत्म ही नहीं होते, और अगर कम हो रहा है तो कुछ दिन बाद ये अपने आप फिर से बन जाता है। ये ऐसी एनर्जी होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। आई बात समझ में। तो नवकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोतों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले जैसे सौर ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा है, तो क्या आप इसको समाप्त कर सकते हैं, चाहे जितना ही यूज करिए, रोज डेली सूर्य का उदय हो रहा है, और सूर्य जब उदय होता है तो हमें वहां से एनर्जी मिलती है। देखे होंगे सोलर वगैरह लगा के हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ भी इन्वर्टर लगा है, उसमें सोलर है, लेकिन ये अभी हम पैनल नहीं लगवाए हैं, बट वो सारा सिस्टम है। पैनल लगवाएंगे तो दिन में लाइट उसी से भी जल सकता है। आई बात समझ में। तो क्या है, ये सौर ऊर्जा हो गई। आई बात समझ में। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो पहले कहीं कहीं पर देखे होंगे कि वो इस तरह से टावर लगाए जाते थे, ऐसे टावर लगाए जाते थे, और इसमें क्या होता था, ऐसे बड़े बड़े ऐसे ब्लेड इसमें लगे रहते थे, ऐसे बड़े बड़े ब्लेड लगे रहते थे। ठीक है, और हवा की वजह से ये ब्लेड ऐसे रोटेट करता था, ठीक है, पंखे जैसा। और जब ये रोटेट करता था क्या होता था, तो यहां पर शाफ्ट के द्वारा उधर मूव करने लगता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोटेट करा कि उधर मशीन चलने लगी। आई बात समझ में।
तो ये क्या था, इससे हमारी पवन ऊर्जा यानी कि हवा की वजह से जो ऊर्जाएं हमें मिलेंगी। जल विद्युत ऊर्जा यानी कि पानी के द्वारा, देखे होंगे टरबाइन वगैरह पानी के प्रेशर से भी, पानी के दाब से भी क्या होता है, टरबाइन वगैरह घूमने लगती है। तो यहां पर क्या होता है, बिजली उत्पादित होने लगता है। तो पानी की वजह से भी, डायरेक्टली दबाव की वजह से बिजली उत्पादित होने लगता है। तो क्या पानी खत्म होगा जल्दी? नहीं खत्म होगा। क्या हवाएं खत्म होंगी? नहीं खत्म होंगी। क्या सोलर यानी सूर्य क्या डूबेगा? भाई डूबेगा, लेकिन क्या होगा, वो खत्म होगा, वो एनर्जी खत्म ही नहीं होगी भाई, डेली सूर्य उदय होगा। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, भाई जहां पर ज्वालामुखी विस्फोटन होता है वहां से भी तो ऊर्जाएं निकलती हैं, तो वहां से भी आपको ऊर्जा मिलेगी। बायोगैस, ये भी आपका यहां से निकलता है। जैव ईंधन, ये भी आपका जो है खत्म नहीं होने वाला है। यानी कि ये सब क्या है, जैव ईंधन में क्या होता है आपका, जो जीवाश्म वगैरह हैं, जो पत्तियां पौधे होते हैं, उसी से जो ईंधन हमारा बनता है, वो भी क्या खत्म होने वाला है? कभी नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार की ऊर्जा की खासियत यह है कि इसका उपयोग बिना किसी प्रदूषण उत्पन्न किए कर सकते हैं, यानी कोई प्रदूषण उसमें उत्पन्न नहीं होता। आप सोलर एनर्जी यूज करिए, उसमें भी कोई प्रदूषण नहीं। पवन ऊर्जा करिए, उसमें भी कोई प्रदूषण नहीं। बिजली उत्पादन, उसमें भी, इसमें क्या है, पानी द्वारा उत्पादित करें, उसमें भी कोई प्रदूषण नहीं। लेकिन अगर आप कोयला यूज करते हैं तो कोयले से क्या होता है, तुरंत धुआं आने लगता है, जलेगा तो धुआं आएगा तो प्रदूषण फैलेगा। तो इस ऊर्जा की यही खासियत है कि एक तो ये समाप्त नहीं हो पाती, हमें ये पूरा समाप्त कभी नहीं होती, और अगर कम भी होती है तो ये अपने आप पुनः भरण हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि ये गैर जो नवीकरणीय आपकी ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये क्या है, एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला आपको शुरुआत से ही मिलता चला आ रहा है, गैस ये भी आपको मिलता आ रहा है, तेल, तो ये समय के साथ समाप्त भी हो जाते। आज नहीं कल तेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं आपका कोयला, कल तो खत्म ही कोयला हो जाएगा। अभी तमाम कोयले की क्राइसिस खूब चले थे, तमाम जगह पर लाइट ही नहीं आ रही थी क्योंकि कोयला की कमी आ गई थी वहां पर। तो यही है, जब कोयला नहीं रहेगा, तेल नहीं रहेगा, गैस नहीं रहेगा, तो ये अब क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो फिर जो इस पर डिपेंड है वो क्या हो जाएगा, सब कुछ बंद। सॉरी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बेस्ट आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर पूछता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसमें अंतर पूछेगा। इन दोनों में अंतर आपसे जब पूछेगा तो आपको इसमें लिख देना है कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर क्या है। तो यहां पर 4 अंतर हम आपको लिख के दिए हैं, चारों अंतर आप लिख सकते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, ये लगातार आपको क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, आप इसे लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सोलर वगैरह ये सब आप लगातार, डेली आप सूर्योदय होगा, डेली आप इससे एनर्जी मिलेगी। ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते क्योंकि ये एक दिन खत्म ही हो जाएगा। ये कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात पुनः विकसित हो जाते हैं, फिर से ये विकसित होगा। ये क्या है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, इनको पुनः से इनको विकसित नहीं किया जा सकता। इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अपरंपरागत मतलब क्या है, ये अभी नए आए हैं तो इसका कोई परंपरा नहीं है कि हाँ शुरू से ही आता रहा है। अब इसका नया लोग यूज कर रहे हैं, तो ये रहते तो पहले लेकिन उपयोगी नहीं होता था। ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये कहे जाते हैं क्योंकि ये शुरू से ही होता रहा है, लोग जानते रहे इसके बारे में। ये प्रदूषण पैदा नहीं करते, ये प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये प्रदूषण पैदा नहीं करती, ये अच्छा एक ही लिखा गया है क्या, ये गलत हो गया, इसको कट कर दिया, टाइपिंग में मिस्टेक। ये प्रदूषण पैदा करते हैं, ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। क्लियर सर? चैप्टर 4 क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, चलिए चैप्टर 4 तो देखेंगे ना। विंड एनर्जी, नहीं विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल है। क्यों रिन्यूएबल है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा? भाई क्या होती है, फिर हवाएं जब भी चलेंगी तो ये चलेगा। क्या हवाएं खत्म हो जाती हैं? नहीं खत्म होती हैं, कल को फिर चलेगी हवा तो वहां पर चलेगा ही। ठीक है, कोई प्रदूषण भी नहीं होता, तो रिन्यूएबल एनर्जी में ही आएगा। ठीक, तो ये क्या है हमारे आपका रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर टॉपिक, तो ये क्या थे, क्लासिफिकेशन थे। क्लासिफिकेशन आपके समाप्त हो गए, यानी कि जो एनर्जी के क्लासिफिकेशन थे वो आपके 3 थे, तीनों अच्छे से आप लोगों ने देख लिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। तो ये सिर्फ दो के लिए पूछा है कि विंड पावर जनरेटर और सोलर के कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। तो हम आपको बता दें, यहां पर हम कैपेसिटी फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो वो चाहे सोलर के लिए लिख दीजिए चाहे विंड के लिए, वही बात है। ठीक है, तो यहां पर आपका कैपेसिटी फैक्टर के बारे में आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, एक मिनट जरा देख लेते क्या कोई कुछ कह रहा है क्या। हाँ अर्पित बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। मेथेन गैस किसमें आएगी, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल? सर मेथेन गैस रिन्यूएबल में आएगी या नॉन रिन्यूएबल में? नहीं, वो तो नॉन रिन्यूएबल में आएगा मेथेन गैस, क्योंकि वो क्योंकि तो सर ये तो गैस जो दलदली मेथेन स्थानों में बनता है वो किसी के थ्रू ही तो बनेगा या कहीं से फिर लिया जाएगा, और वो फिर बाद में समाप्त भी तो हो सकता है ना। दलदलों दलदल हाँ, सर दलदलों से स्वतः निकलती रहती है, अरे कल को दलदलों वो से सब समाप्त भी तो अपने हो आप सकता निकलती है। रहती है क्योंकि जी कल को तो समाप्त, गैसेस वगैरह तो कल को समाप्त भी तो हो सकती है ना। चलिए जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा यही लिखे थे क्या CH4 आप, मेथेन? हाँ बोलिए अर्पित, फिर से बोलिए, लग रहा है ऐसे एंड्रेज हो गया था। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अब कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, प्लांट प्लांट फैक्टर या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एक ही बात है। ठीक है, प्लांट फैक्टर या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या फिर कैपेसिटी फैक्टर एक ही बात है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर प्लांट फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं पर भी कोई प्लांट लगा होता है, मान लीजिए कि आपका जैसे इलाहाबाद में ही मेजा में एक प्लांट लगा है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है। इसी तरह से कहीं न कहीं पर प्लांट होता है, चाहे सोलर वाला कहीं प्लांट लगा हो। ठीक है, कोई न कोई प्लांट लगा होता है जहां से हमें बिजली उत्पादन हम लोग उससे करते हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन होता है और उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हमें यह पता होता है कि किसी प्लांट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हमें क्लियर रहता है कि यहां पर इतनी जो है यूनिट बिजली यहां से निकल रहा है, यानी कि इतना यहां पर बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, लगातार। ठीक, अब ये चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि जहां पर बिजली उत्पादन हो रहा है उस बिजली का उत्पादन क्या हम पूरा यूज कर ले रहे हैं? बताइए, क्या ऐसा होता है? ऐसा देखने को मिलता है कि हम क्या उस बिजली का पूरा उपयोग कर ले रहे हैं? ऐसा होता है? बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग पूरा का पूरा बिजली यूज कर पाए। उसको कहीं न कहीं बांटने की कोशिश किया जाता है, बेचने की कोशिश किया जाता है। अब जैसे जो प्लांट इलाहाबाद में लगा है, क्या यह जरूरी है कि पूरा पूरा उसका बिजली प्रयागराज में यूज हो जाए? भाई कहीं ना कहीं वो दूसरे स्टेट को बेचता ही होगा। यदि वो नहीं बेचेगा तो हम लोग के लिए वो बिजली क्या होगी, महंगी पड़ेगी। महंगी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जरा दिमाग लगाइए अपना। जैसे मान लीजिए कि बिजली रेट है, मान लीजिए कुछ समय के लिए, अगर 1 घंटे के लिए देखा जाए, सपोज दैट जो 1 घंटे में यानी 1 आवर में कोई बिजली उत्पादन हो रहा है, ऐसे आइए देखिए थोड़ा समझिए। जैसे सपोज दैट कि 1 घंटे में, मान लीजिए 1 घंटे में कुछ बिजली उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है, या कुछ टाइम एक कंसीडर कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, 1 घंटे में कोई बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें जो उत्पादन हो रहा है वो किसी रेट से हो रहा होगा। ठीक, अब ये पूरी जो बिजली उत्पादन हो रहा है, क्या हम 1 घंटे में पूरी बिजली यूज कर लेंगे? नहीं यूज कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो बांटेगा। और 1 घंटे बिजली उत्पादन करने में मान लीजिए 10,000 रुपए लग रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, क्या लग रहा है? 10,000 रुपए लग रहा है। तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में बट जाएगा, पूरा का पूरा यदि उपयोग हो जाएगा, तो हम पर व्यक्ति के लिए यानी कि प्रति यूनिट के लिए क्या होगा, इसका खर्चा बहुत कम होगा। प्रति यूनिट के लिए खर्चा बहुत कम होगा। यानी किस तरह से कर सकते हो कि 1 घंटे में मान लीजिए कि वो कितना यूनिट बनाया, 1 घंटे में वो कितना बनाया, 10,000 यूनिट बनाया। ठीक है, और अगर 1 घंटे में 10,000 यूनिट बनाया है और वो बांट नहीं पाया, मान लीजिए क्या बांटा, वो 1,000 लोग को बांटा।
अगर 1000 लोगों को बांटेगा तो एक लोग पर 10 यूनिट आएगा, क्यों? एक लोग पे 10 यूनिट आएगा। और यही अगर और ज्यादा लोगों को में बांट देगा तो क्या होगा, पूरे में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा यहां पर, बिजली का यहां पर क्या होगा, रेट है यहां पर कम मिलेगा उनको। आई बात समझ में? तो यहां पर लोगों को पैसा कम देना पड़ेगा, यानी कि उनका जो बिजली का पूरा जो लागत है वो लागत निकलने लगेगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट क्या है, बन तो रहा है प्रॉपर वे में, लेकिन वो क्या हो रहा है, ज्यादा लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो फिर उसको पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, महंगा बेचना पड़ेगा। आई बात समझ में? तभी उसका पूरा खर्चा निकलेगा, नहीं तो खर्चा निकलेगा ही नहीं। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, तो लोगों को क्या होगा, पैसे कम देने पड़ेंगे। आखिर जो हम आप लोग को इतना सस्ता एडमिशन क्यों देते हैं, कभी सोचे कि नहीं नहीं सर तो बस सस्ता देते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए? देखिए जब शुरू में हम एडमिशन लिए थे तब कम लड़के थे, तब कोर्स ज्यादा महंगा था। अब जब ज्यादा लड़के हो गए तो क्या हो गया, वही चीज हमें पैसा उतना मिलने लगा जितना हमें चाहिए, तो हम क्या किए, कोर्स को और सस्ता कर दिए। तो इस समय सबसे ज्यादा कोर्स क्या है, सस्ता अपने पास अपने मतलब चैनल पर है सबसे सस्ता कोर्स। क्यों? क्योंकि वही चीज हमें जो टारगेट है वो टारगेट तो हमें उतने में मिल जा रहा है। तो हम भाई ज्यादा स्टूडेंट है तो उनको कम में दे दो, सबको कम में दे दो, ये तो करते हैं। तो सेम वही चीज इसमें भी है, सेम वही चीज इसमें भी है। तो वही चीज यहां पर बताया गया कि जो ये प्लांट फैक्टर की जो बात हो रही है, ये जो फैक्टर की यहां पर बात हो रही है, देख रहे हैं क्या हो रही है, ये जो है फैक्टर की बात हो रहा है। यहां पर किसकी बात हो रहा है, प्लांट फैक्टर की बात या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात हो रहा है। ये कैपेसिटी फैक्टर यही है, ठीक है। यानी कि यह विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत विद्युत भार यानी एवरेज लोड एट प्लांट, एवरेज लोड एट प्लांट यानी किसी प्लांट पर कितना लोड उस पर पड़ रहा है। लोड पड़ने का मतलब है कि लोग कितना उसका बिजली उपयोग कर रहे हैं, तभी तो उस पर लोड पड़ेगा, तभी तो उतना बिजली उत्पादन करके वो देगा, ठीक है। तो एवरेज लोड एट प्लांट तथा इसकी निर्धारित क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ प्लांट का अनुपात है। आई बात समझ में? यानी कि निर्धारित क्षमता उसकी रहती है, एकदम फिक्स है कि वो इतना ही बिजली क्या करेगा, वो बनाएगा, और कितना उस पर लोड पड़ रहा है, यही दोनों का अनुपाती क्या कहलाता है, लोड फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, लोड फैक्टर ही कहलाएगा। और वास्तव में यह प्लांट का भार गुणक यानी लोड फैक्टर है, इसलिए इसका मान सदैव 1 से हमेशा कम ही रह होता है। तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों कम आएगा, जरा देखिए, इसका फार्मूला भी है। प्लांट फैक्टर का मतलब क्या है, यहां पर एवरेज लोड एट प्लांट और रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यदि जितना उत्पादन हो रहा है, ये जितनी इसकी कैपेसिटी है बनाने की, अगर इतना ही क्या होगा, डिमांड हो जाएगा, यानी इतना उपयोग हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। या तो 1 से 1 बराबर होगा, लेकिन एक ये ज्यादा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं ज्यादा होगा, यदि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो एक वैल्यू ज्यादा आएगी। तो क्या ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी की कैपेसिटी अगर मैक्सिमम उसकी जो कुछ कैपेसिटी है उससे ज्यादा कभी कोई प्रोडक्ट वो दे देता है क्या, कभी नहीं देता। कभी भी कोई अपने कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्ट देगा ही नहीं, जितना उसका प्रोडक्ट देने की क्षमता है वो उतना ही देगा। आई बात समझ में, मैक्सिमम तक, या तो उससे कम देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जितना उस पर लोड पड़ रहा है प्लांट पर, जितना उस पर लोड पड़ रहा है प्लांट पर, ठीक है, उतना मान लीजिए डिमांड हो रहा है। इसका मतलब हमेशा कैपेसिटी से क्या होगा, ये कम रहेगा या बराबर होगा। अगर बराबर रहेगा तो 1 बराबर 1 ही आएगा, और कम रहेगा यानी कम लोग बिजली उपयोग कर रहे हैं, यानी कम लोग उस बिजली का क्या किए हैं, कनेक्शन लिए हैं। तो अगर बिजली का कनेक्शन कम लोग लिए हैं तो क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी। वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी। अगर कम लोग कनेक्शन लेंगे तो और कम आने लगेगा, यानी हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, प्लांट फैक्टर कहलाता है। अब कहेंगे सर इस प्लांट फैक्टर का आखिर फायदा क्या है। देखिए प्लांट फैक्टर निकालने से हमें ये हमें पता चलता है कि प्लांट फैक्टर की जो वैल्यू है
उसी से हम जो बिजली आप खरीदते हो उसकी कीमत जो है ना वो निर्धारित की जाती है कि कितने रुपए यूनिट इनको बिजली दिया जाए। कैसे निर्धारित की जाएगी, आइए हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए प्लांट फैक्टर निकाला जाता है किसी भी जहां पर प्लांट लगा हो। ठीक है, देखिए नोट में यहां पर मैं दिया हूं कि इसका उपयोग लोड फैक्टर की तरह ही प्लांट की कैपेसिटी तथा विद्युत की प्रति इकाई यूनिट के मूल्य निर्धारण में होता है। यानी जैसे प्लांट फैक्टर बढ़ने से क्या होता है, विद्युत का मूल्य क्या होगा, घटेगा। अब जरा देखिए एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि जो कैपेसिटी है वो कितनी है, मान लीजिए कैपेसिटी कितनी है, 100 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, मान लीजिए कैपेसिटी कितनी है, एक एग्जांपल ऐसा समझिए 100 है। लोड कितना उस पर लग रहा है, लोड उस पर कितना लग रहा है, लोड उस पर जो लगेगा वो लगेगा मान लीजिए कितना, 50 का। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.5, क्या आएगा, 0.5 आएगा। क्लियर, एक से कम है। अब यहां पर और समझिए, मान लीजिए यही क्या हो गया, 70 लोड 70 लोड लग रहा है और कैपेसिटी इसका 100 ही है, क्या वैल्यू आया, 0.7। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। कहा गया कि इसका उपयोग लोड फैक्टर की तरह प्लांट की कैपेसिटी तथा विद्युत की प्रति इकाई यानी प्रति यूनिट के मूल्य निर्धारण में होता है। यानी कि वैल्यू की क्या किया जाता है, रेट निर्धारित किया जाता है कि एक यूनिट में कितना पैसे लेना है लोगों से। अब जरा सोचिए कि 100 यहां पर क्या हो रहा है, इसकी कैपेसिटी है, 100 से ज्यादा ये बिजली नहीं बना पाएगा, और जो सप्लाई कर रहा है उस पर लोड जो पड़ रहा है वो 85 का बस लोड पड़ रहा है अभी, तो बाकी का खर्चा कैसे निकलेगा, जरा सोचिए। तो यहां पर यह है कि जो प्लांट फैक्टर बढ़ने से विद्युत का मूल्य घटता है। जरा देखिए 70 लोग अगर ले लेंगे, लोड 70 लोग पर अगर जाएगा तो क्या होगा, इसका खर्चा ज्यादा निकलेगा। अगर ज्यादा खर्चा निकलेगा तो बिजली का जो दर है वो कम हो जाएगा अपने आप, यानी जो बिजली का रेट है वो कम हो जाएगा। अगर यही चीज क्या है, एक प्लांट लगाया जाए और उसमें और कम लोग लें तो क्या होगा, प्लांट फैक्टर और कम हो जाएगा। यानी कि अगर 30 लोग लेंगे तो प्लांट फैक्टर 0.3 हो जाएगा, और प्लांट फैक्टर क्या होगा, जितना घटेगा उतना बिजली का रेट बढ़ेगा, और प्लांट फैक्टर जितना बढ़ेगा बिजली का रेट उतना घटेगा। इसीलिए प्लांट फैक्टर हर जगह निकाला जाता है। और अलग अलग एनर्जी के लिए, जैसे सोलर एनर्जी अगर वहां पर लगा है, सोलर से अगर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है तो उसका प्लांट फैक्टर अलग हो जाएगा, हर एक का प्लांट फैक्टर अलग। थर्मल पावर प्लांट है उसका प्लांट फैक्टर अलग, ठीक है। इस तरह से अगर वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो उसका प्लांट फैक्टर अलग। तो सबका प्लांट फैक्टर अलग होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए प्लांट फैक्टर या फिर कैपेसिटी फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी। और प्लांट फैक्टर से ही जो बिजली का दर है, जो बिजली का जो रेट है वो इसी से डिसाइड किया जाता है। आई बात समझ में। तो अगर प्लांट फैक्टर हमारा घट रहा है, घट बहुत कम है, तो लोगों को क्या होगा, यहां पर जो है बिजली का रेट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं पर अलग अलग स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश में पता चला 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दर है, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे वहां पर हो सकता है और महंगा हो, कहीं पर और सस्ता हो। तो ये डिपेंड करता है प्लांट फैक्टर पर, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसको समझना है आपको, तभी जाके कि आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा। चलिए, तो थैंक्स, इतना आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको नोट आपका पीडीएफ या एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, ठीक। चलिए, ओके। चलिए ठीक है, फिर क्लास को एंड कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।